गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस का लेसन 5 जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वयस्क मताधिकार से। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो गई है उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। मीन्स जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है, यानी जो कि बालिग हो चुका है। बालिग या वयस्क का मतलब एक ही होता है। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 साल की उम्र पूर्ण कर ली है उसे वोट डालने का जो अधिकार दिया गया है उसे ही हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। और यह अधिकार सभी भारतीय व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। बिना किसी जाति, धर्म, भाषा का भेदभाव के यह अधिकार प्राप्त है। इसे हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मतदान और उसका महत्व। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान का बहुत अधिक महत्व होता है। मतदान के द्वारा मतदाता यह तय करता है कि किस प्रकार के प्रतिनिधियों को वह अपने शासक के रूप में चाहता है। मीन्स मतदान के द्वारा वह यह तय करता है कि कौन व्यक्ति या किस प्रकार का व्यक्ति उसके ऊपर शासन करेगा। अब तक हमारे देश में लगभग 16 निर्वाचन यानी चुनाव हो चुके हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक वयस्क नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वोट डालने का अधिकार है और अपनी मर्जी से वह अपनी पसंद का व्यक्ति चुन सकता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को जो कि भारत के निवासी हैं या जिन्होंने भारत में जन्म लिया है या फिर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है, उनके लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है या उल्लेख किया गया है। तो वो मौलिक अधिकार इस प्रकार है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या कहें कि समता का अधिकार। समता मीन्स होता है समानता, यानी भारतीय कानून के अनुसार सभी भारतीय व्यक्ति एक समान है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कोई सी भाषा बोलता है, सभी एक समान है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी। इस अधिकार के तहत सभी भारतीय नागरिकों के लिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भारतीय नागरिक का या व्यक्ति का शोषण होता है तो वह न्यायालय की इसमें मदद ले सकता है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मीन्स धर्म की आज़ादी। इस अधिकार के तहत सभी भारतीय नागरिकों को अपनी मर्जी से अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार दिया गया है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और हमारा छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार दिए गए हैं। इनके अलावा 10 मौलिक कर्तव्य भी हैं जो कि भारतीय नागरिकों के लिए हैं और इन कर्तव्यों का पालन करना सभी भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है। कर्तव्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह आदि की सम्मान करना, इन सब का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है या उनका दायित्व है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रहित में बढ़ चढ़कर भाग लेना। अब हम जानेंगे लोकतंत्र एवं नागरिक। लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है। लोकतंत्र क्या है? शासन का एक प्रकार है। यह एक
राजनीतिक आदर्श भी है। लोकतंत्र बहुमत का शासन मात्र नहीं है, बल्कि इस बात को निर्धारित करने का तरीका है कि कौन लोग शासन करेंगे और किन उद्देश्यों के लिए शासन किया जाएगा। मीन्स लोकतंत्र एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि इसमें व्यक्ति अपने मतदान के द्वारा यह डिसाइड करता है या यह देखता है कि उसके ऊपर किस प्रकार के लोग शासन करेंगे और किन उद्देश्यों के लिए करेंगे। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। मैं इसे यदि और क्लियर करूं तो इसका अर्थ है कि जनता की सरकार अर्थात जनता की ओर से सरकार, जनता के लिए सरकार अर्थात जनता यानी जनहित के लिए कार्य करने वाली सरकार, और जनता के द्वारा सरकार मीन्स प्रतिनिधि मूलक सरकार, यानी जो कि जनता में से ही कोई व्यक्ति चुनकर आता है और वह जनता के लिए शासन करता है। मीन्स लोकतंत्र मीन्स जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, यानी जनता अपने ऊपर शासन करने वाली सरकार को स्वयं चुनती है। और वह कैसे चुनती है? अपने वोट डालने के अधिकार के द्वारा चुनती है। आदर्श लोकतंत्र ये सरकार तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। तो अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र में नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है। नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समुचित जानकारी होनी चाहिए। मीन्स जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसे उस जगह की जानकारी होना चाहिए, अपने देश की सरकार की जानकारी होना चाहिए और उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए उसे हमेशा सजग रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से उसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके। नागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों पर विचार विमर्श करने, उनकी आलोचना करने का अधिकार होता है। सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का अधिकार भी नागरिकों को संविधान के अनुसार प्राप्त है। ऐसे लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मीन्स ऐसी लोकतंत्र मतलब ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और हमारे देश भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो लोकतंत्र की सफलता की जो पहली शर्त है वह इस प्रकार है कि शिक्षित जनता, यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनता का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और देश की जनता शिक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वह राजनीतिक प्रश्नों को भली भांति नहीं समझ सकेगा और ना ही वह अपनी सहभागिता प्रभावशाली तरीके से निभा पाएगा। और इसलिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। नागरिक स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझें और उन पर अपने विचारों को व्यक्त करें। यानी जो शिक्षित नागरिक होते हैं वह इन सब चीज़ों को समझने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं, लेकिन जो अशिक्षित नागरिक होते हैं वह स्वविवेक से ना तो मताधिकार का ठीक से प्रयोग कर सकते हैं और ना ही राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर अपनी गंभीर राय दे सकते हैं। इसलिए नागरिकों का शिक्षित होना लोकतंत्र की
पहली आवश्यकता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जनता का शिक्षित होना यानी प्रजा का शिक्षित होना लोकतंत्र को सफल बनाने की पहली शर्त है। यानी सभी नागरिकों को शिक्षित होना चाहिए, तभी वह अपने लिए अच्छी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी शर्त है राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता का अभिप्राय है कि नागरिकों में राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए तथा उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से सोचने और विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब राजनीतिक जागरूकता का अभिप्राय यह है कि जो राजनीतिक प्रश्न हैं या मुद्दे हैं उनकी जानकारी लोगों को होना चाहिए और उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से सोचने और विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। सरकार के कदम और प्रयत्न किस सीमा तक जनहित को प्रभावित करते हैं तथा किस सीमा तक उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नागरिकों में होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और उसका जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब जानकारी जनता को होनी चाहिए और इनके प्रति अपनी राय देने की भी क्षमता उनके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रजातंत्र को भीड़तंत्र में बदलने में देर नहीं होगी या देर नहीं लगेगी। इसलिए राजनीति में भी नागरिकों का इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरी जो लोकतंत्र को सफल बनाने की शर्त है वह है स्वतंत्र प्रेस। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। स्वतंत्र प्रेस मीन्स होता है मीडिया। मीडिया मीन्स पत्रकारिता। तो स्वतंत्र प्रेस ये कहें कि जो मीडिया है या पत्रकारिता है वह संविधान का चौथा स्तंभ है, क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता का सरकार द्वारा अतिक्रमण ना हो, इसके लिए स्वतंत्र प्रेस का होना अति आवश्यक है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है। जनहित के लिए प्रश्न प्रेस के द्वारा उठाए जाते हैं। स्वतंत्र प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। स्वतंत्र प्रेस को मैं यदि यहाँ पर और क्लियर करूँ तो इसका अर्थ यह होता है कि पत्रकारिता दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स जो टीवी वगैरह पर आप न्यूज़ सुनते हैं। तो ये जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार देश की जनता की तरफ से, देश की सरकार से, मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, उनके द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं कि वह जनहित में किस प्रकार, जनहित के लिए क्या काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वह किस हद तक जनता के लिए सही हैं या नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र प्रेस का भी अपना ही एक अलग स्थान है और इसीलिए स्वतंत्र प्रेस को संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया है। अगली जो हमारी शर्त है वह है सामाजिक और आर्थिक समानता। सामाजिक और आर्थिक समानता मीन्स लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता होना अति आवश्यक है। समाज में जब तक ऊंच नीच, अमीर गरीब और छुआछूत आदि का भेदभाव रहेगा तब तक लोकतंत्र ठीक से कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार की जो असमानता है या भिन्नता है, इसे दूर होना चाहिए और सरकार को इसे दूर करना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक असमानता सदैव समाज के विभिन्न वर्गों में आपस में मनमुटाव को जन्म देती है और इस कारण लोगों के अंदर असंतोष में वृद्धि होती है। इसलिए इस प्रकार का समाज होना चाहिए जिसमें अमीर और गरीब का अंतर कम हो सके। यानी कहने का तात्पर्य यह है
ये जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं हैं, यह नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों में या देश के लोगों में अमीर गरीब, छोटे बड़े का ये जो भेदभाव है, यह खत्म होना चाहिए। तभी हमारे देश का लोकतंत्र सफल हो सकेगा। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने लोकतंत्र की सफलता की शर्तें जानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।